जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज लेकर आए हम आपके लिए फिजिक्स की एक बेहतरीन क्लास नंबर ध्यान रखेंगे आप 14 में, जिसका आज का टॉपिक है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। दोस्तों बात करें लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में आपको हमने कराया था न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में आपको बताया था। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट विल रिमेन्स एज इट्स पोजीशन, यानी कि कोई भी पदार्थ या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा। कब तक बच्चा? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए, है ना। जैसे एग्जांपल है, ये मार्कर है और ये मार्कर कहाँ रखा है? टेबल पर रखा। द मार्कर इज ऑन द टेबल. The marker does not change its position whenever any external force doesn't applied on it. When we applied any force, then the marker will change its position. अगर आप इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे तो बच्चा मार्कर ये रखा रहेगा नहीं रहेगा? बताओ, क्या यहाँ से आगे पीछे चला जाए? नहीं जाएगा भैया, नहीं जाएगा। जब आप इसके ऊपर कोई बल लगाएंगे तब ये एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा। यही न्यूटन का प्रथम नियम है और इसी का हमने दूसरा नाम बोला था क्या? लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व के बारे में बच्चा आपको बताया गया था लास्ट टाइम में, अगर आपको याद हो, इनर्शिया। और जल्दी से बताएं, इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर, यानी कि द्रव्यमान के ऊपर। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का वजन होगा उतना ज़्यादा आपको इनर्शिया या फोर्स लगाना होगा। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ से इनर्शिया के बारे में, तो इनर्शिया की 3 टाइप मैंने आपको बताई थी, अगर आपको याद हो। एक तो बताई थी रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक बताई थी इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक बताई थी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी कि विराम, गति और दिशा। ये तीनों बातें आप याद रखेंगे, इन्हीं के आधार पर इनर्शिया को डिफाइन किया जाएगा। चलें आगे की बात को स्टार्ट कर देते हैं। बच्चा अगर आगे की बात करें तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखें जरा, तो देखें आज के टॉपिक में हमको बताया गया है कि न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में बताना है। बच्चा याद रखेंगे न्यूटन का तृतीय नियम है ये, और इस नियम को एक नाम से और जाना जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाएंगे, देखें जरा, फॉर एवरी बॉडी देयर इज अ रिएक्शन of any action on the body। यानी कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वस्तु अपने ऊपर लगी क्रिया की प्रतिक्रिया सदैव करती है। यानी बच्चा अगर मैं बात करूं, देयर इज अ बॉक्स ऑफ मास m। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसके ऊपर कोई एक्शन लगाएंगे, कोई क्रिया लगाएंगे, तो विपरीत दिशा में क्या होगा? रिएक्शन जरूर होगा, प्रतिक्रिया अवश्य होगी। बात समझ में आ रही है आपको? देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल यहाँ पर हैं। ये बस याद रखना, ये जो फोर्स होंगे ना, ये इक्वल होंगे एंड अपोजिट होंगे। जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। अगर ये 5 न्यूटन लगा रहा है तो ये भी 5 न्यूटन लगाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इक्वल होंगे, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी बच्चा? अपोजिट होगी। इतनी बात क्लियर है? इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें जरा, अगर मैं बात करूं,
इसी लॉ के एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। देखो नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल, when we walk on ground, we push a force by legs on earth. The earth, इसको बोलेंगे आप एक्शन। आप जो अपने पैरों से बल लगा रहे हैं पृथ्वी के ऊपर, वो तो हो गया एक्शन। और अर्थ की अगर हम बात करें, द अर्थ अप्लाइड सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, जिसको बोलेंगे आप रिएक्शन। यानी कि अगर हम किसी ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, देखो मैं यहाँ हूं, अब मैं चल रहा हूं ना बच्चा, तो पैरों से जैसे मैं चल रहा हूं, देखो पैरों से मैं बल लगा रहा हूं पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी भी मेरे ऊपर उतना ही बल लगा रही है, जिसकी वजह से मेरा पैर कहाँ चला, आगे चला गया। ऐसे घोड़ा गाड़ी, जब गाड़ी सड़क के ऊपर चलती है तो घोड़ा बल लगाता है कहाँ पर, पैरों के ऊपर। सॉरी, घोड़ा जो फोर्स लगाता है अपने पैरों से, कहाँ लगाता है, सड़क के ऊपर लगाता है। वो सड़क को ऐसे पकड़ के खींचता है। आप पहाड़ों पे जाते हैं ना, पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना होता है, गए होंगे वैष्णो देवी वगैरह या बद्रीनाथ, इस तरीके की जगह पर, तो वहाँ पर क्या होता है, चढ़ाई एकदम खड़ी होती है। आप क्या करते हैं, आप जमीन के ऊपर बल लगाते हैं अपने पैरों से, ये लो भैया पैर रख दिया यहाँ पर, और जैसे ही आगे को खींचोगे तो जमीन क्या कर देती है आपको, जितना तेज दूर आपने पैर रखा है उतना ही आगे आपको धकेल के ले जाती है। बात समझ में आ रही है? यही बात है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन रिएक्शन करो। बच्चे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, देखो दूसरा एग्जाम्पल, व्हेन वी जंप ऑन अर्थ from a boat, then our legs push a force on boat। ये तो हो गया अभी एक्शन। This boat applied same force on our body in opposite direction। ये हो गया भैया रिएक्शन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? अगर हम बात करें नंबर थर्ड की, देखना जरा, अगर हम बात करें रॉकेट की, लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट, देखना जरा, ये रॉकेट है ऐसा, थोड़ा सा बढ़िया सा रॉकेट हमने यहां पर बना दिया दोस्तों, जमीन पर रखा था, लेकिन आपने देखा होगा रॉकेट क्या करता है, नीचे की तरफ वो गैस छोड़ता है बहुत सारी, और गैस लगाती है नीचे को फोर्स, और सेम डायरेक्शन में अर्थ भी लगाती है और रॉकेट के ऊपर फोर्स, जिसकी वजह से रॉकेट क्या होता है, जमीन से काफ़ी फुट ऊपर उठ पाता है। बाकी उसके बाद वो फिर अपनी एनर्जी से आगे की ओर को चल पड़ता है। बात समझ में आ गई बात? अच्छा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखेंगे आप, मूवमेंट ऑफ फिशेस, देखिए जरा नंबर 4, मूवमेंट ऑफ फिशेस या ह्यूमन इन वाटर। अपने मछलियों को या आदमियों को तैरते हुए देखा है, क्या करते हैं, हाथों से फोर्स लगाते हैं पानी के ऊपर, फिर पानी उनको धकेल के आगे लेके जाता है। यानी आपने अपनी बॉडी से फोर्स लगाया वाटर के ऊपर, एक्शन, और वाटर ने आपकी बॉडी पर फिर दोबारा तने फोर्स लगा दिया, जिसको बोला आपने रिएक्शन, यानी क्रिया और प्रतिक्रिया। बात समझ में आ रही है? जिसकी वजह से यहाँ पर विस्थापन भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं कैनन के बारे में, नंबर 5, अगर मैं बात करूं तोप के बारे में,
भाई इस तरीके से तोप बनी होती है। अगर मैं बात करूं बच्चा, इसके अंदर क्या होता है, गोली होती है। देखो जब ये गोली आगे निकलेगी, गोली तो आगे निकल जाएगी F1 फोर्स से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी F2, जिसकी वजह से तोप क्या हो जाती है, पूरी की पूरी पीछे खिंच जाती है। समझ में आ रही है? यहां पर भी क्या लगेगा, एक्शन रिएक्शन का लॉ। क्लियर हो गई बात? चले जरा। तो बच्चा ये था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी एक्शन और रिएक्शन का लॉ। और ये लॉ किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कौन से बाबा ने दिया था? याद रखेंगे आप, न्यूटन जी ने हमको ये लॉ दिया था। और इस लॉ की अगर बात करें तो प्रत्येक वस्तु अपने ऊपर लगी क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में सदैव तय करेगी। आ गई बात समझ में? इसके काफी एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा दिए बच्चा, इन एग्जाम्पल को आप याद रखेंगे। चलें जरा इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इसको नोट करते हुए चलेंगे। एक बढ़िया नोट्स आप बना के रखेंगे अपनी कॉपी के, याद रखेंगे आप, काफ़ी काम आने वाले हैं। इस प्लेलिस्ट में जितने भी लेक्चर आपके फिजिक्स के स्पेशल चल रहे हैं बच्चा, याद रखेंगे, आगे काफ़ी काम आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे आप। चलो जी, अब बात कर लेते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ की, बचा हुआ। न्यूटन्स सेकंड लॉ, चले जरा सेकंड लॉ की अगर हम बात करें तो याद रखना जरा, क्या बताया गया भैया, संवेग परिवर्तन की जो दर होगी आरोपित बल के कैसी होगी, समानुपाती होगी। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कहने का मतलब यह है क्या, कि अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल टू रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। भैया कहने का मतलब यह है कि मोमेंटम में जो चेंज होगा ना, वो F प्रोपोर्शनल होगा dp अपॉन dt के। बात समझ में आ रही है? कुछ समझ में आया? यानी संवेग परिवर्तन की जो, संवेग क्या होता है P, परिवर्तन यानी D, और दर का मतलब समय से भाग कर दो। जहां पर भी आपको क्वांटिटी की दर निकालनी हो बच्चा, फिजिक्स में याद रखना, वहां पर दर निकालने का मतलब है टाइम से डिवाइड कर दो। क्लियर है बात? देखें जरा, तो यहां से अगर मैं बात करूं बच्चा, इसको मैं से भी कांस्टेंट ले सकते हैं यहां से K, और अगर मैं आपसे कहूं क्या कि K की वैल्यू क्या पुट कर दे, 1 पुट कर दे, तो यानी F बराबर क्या आ जाएगा, dp अपॉन dt। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, देखना जरा, F बराबर d अपॉन dt। संवेग है, और संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। m तो बाहर आ जाएगा क्योंकि m तो कांस्टेंट है, और अंदर बच जाता है v। तो बच्चा देखना जरा, dv अपॉन dt क्या होता है, a, x की रिलेशन होगा। भाई वेग में परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है, त्वरण। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, कि बल बराबर क्या होगा भैया, द्रव्यमान गुणा त्वरण। आ रही है बात समझ में? इतनी बात क्लियर है? तो ये फॉर्मूला जनरेट हो जाता है किससे, अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ये भी बात आप याद रखेंगे, F बराबर dp अपॉन dt क्या होता है, और F बराबर m में क्या होता है, ये भी बात आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलें बच्चा जरा आगे, इसकी अगर यूनिट की बात करें तो देखना जरा, यूनिट अगर मैं निकालूं यहां से, F बराबर द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और A का मतलब क्या होता है, त्वरण, यानी मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2। और बच्चा इसी को आप क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। इसी का नाम क्या होगा, न्यूटन होगा। तो फोर्स को जहां पे डिफाइन करेंगे आप ज्यादातर न्यूटन से ही करेंगे, है ना। बाकी कहीं पर अगर किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड की पावर -2 लिखा हुआ है तो उससे भी काम चल जाएगा। अगर बच्चा बात करूं मैं डायमेंशन फॉर्मूले की, सीधा सीधा मैंने आपको बता रखा है कि आपको 4 फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना है, बाकी के सब निकाल सकते हैं।
तो देखना जरा, किलोग्राम का क्या हो गया m, मीटर का l, और सेकंड का हो गया t, और पावर कितनी है -2। तो यहां से आपका आंसर हो जाता है mLT-2, और ये डायमेंशन फॉर्मूला हो जाता है किसका, फोर्स का। इतनी बात क्लियर है बच्चा? जल्दी से बताएं जरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलो जी, आपको बातें समझ में आ रही है जी? स्क्रीन एकदम चकाचक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पर भी, पूरी स्क्रीन में, वॉइस में भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भैया, चलें जरा आगे बात करते हैं। अब एंट्री हो जाती है फोर्स की। देखो न्यूटन के नियम हमने पढ़ लिए भैया, और इसको सब यूनिट न्यूटन ने बताया, तो इसलिए हमने इसकी यूनिट भी क्या रख दी, न्यूटन ही रख दी। भाई याद कर रहे बात, इस तो साइंटिस्ट का नाम रख देते पहले, जिससे साइंटिस्ट का नाम भी याद रहेगा और साइंटिस्ट का नाम भी हो जाएगा कि भैया इसने एक खोजा था। पहले ऐसा ही होता था, जिसने कोई चीज़ डिस्कवर की उसको उसके नाम के साथ जोड़ दिया गया, और जिससे वो इसकी क्या बन गई, यूनिट बन गई। चले बच्चा, अगर मैं बात करूं फोर्स की, अभी मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी आप समझ लेंगे एक बार। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो देखना जरा, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तित कर दे या परिवर्तित करने का प्रयास करे। बात समझ में आ रही है? यानी याद रखेंगे F बराबर क्या होता है, ma के होता है। और यहां से एक बात नोट करके लिखेंगे आप, क्या बात नोट करके लिखेंगे, ध्यान देंगे आप बच्चा, जो मास होता है द्रव्यमान, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, त्वरण के। इस बात को नोट करके लिखेंगे आप। समझ में आ गई बात? यही बल है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। ये तो आपको पता ही है। चले जरा, और ये कैसी राशि है, सदिश राशि। दिशा होनी बहुत जरूरी है भैया, बल में दिशा होनी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं क्या, देखो बच्चे, इस रूम में ये 2 गेट लगे हुए हैं, है ना भाई। इस गेट, ये गेट है कोई, इस गेट को आप पुल भी कर सकते हैं, अंदर की तरफ भी खोल सकते हैं, और इसको आप पुश भी कर सकते हैं, बाहर की तरफ भी खेल सकते हैं। 2 डायरेक्शन हो गई ना। फोर्स की कितनी डायरेक्शन हो गई, 2, और 2 डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आ गई बात? चलें जरा, क्लियर हो गई बात? अब देखो सेकंड लॉ जो हमने लिखा है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है भैया, अगर आपको बल लगाना है तो संवेग परिवर्तन की दर में अंतर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जैसे कि अगर मैं बात करूं बच्चा, देखना जरा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, देखें, क्रिकेटर ऑलवेज यूज्ड लोअर, या इजी आप लिख सकते हैं, इजी हैंड while कैच द बॉल। क्रिकेट खेलते हुए आपने देखा होगा, जब कैच करते हैं तो कैच करके बॉल को कहां ले जाते हैं, पीछे को लेके जाते हैं। यानी बॉल बहुत तेज आ रही होती है, आप ऐसा नहीं बॉल सीधी आएगी और आपके हाथों में फंस जाएगी, है ना। जब बॉल, देखो कीपर भी आपने देखा होगा, जो विकेट कीपर होता है, क्योंकि उसके पास बॉल सबसे तेज आती है, क्योंकि बॉलर पूरी एनर्जी के साथ क्या करता है, पूरी एनर्जी के साथ बॉलर क्या करता है, और दे के मारता है। और जो विकेट कीपर खड़ा रहता है पीछे, वो क्या करता है भैया, बॉल आई और तुरंत उसको बॉल को क्या करता है, पीछे को लेके जाता है। जिससे क्या हो सकता है, थोड़ा सा समय मिल जाए स्पीड कम करने का गेंद की, क्योंकि जैसे ही वेग कम होगा तुरंत आपके हाथ में बॉल रुक जाएगी। बॉल आपके हाथ से कब निकल के भागती है, आपने देखा होगा, फील्डर भाग रहे हैं, तुरंत कैच कर रहे हैं, हाथ में आई और गिरकर चली गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाथ को पीछे नहीं किया, वे बॉल की स्पीड को कम नहीं कर पाए, संवेग परिवर्तन की दर को कम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बल ज्यादा लग गया और बॉल हाथ में आकर टच करके निकल गई। समझ में आ रही है बात? इसको आप लिख सकते हैं हिंदी में भी। क्लियर बात समझ में आ गई भैया? चलिए जरा, अब आपने देखा होगा जो कराटे प्लेयर होते हैं वो भी क्या करते हैं, हिट स्टोन बाय हैंड,
जो कराटे के प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं भैया, वो क्या करते हैं, सिंगल पंच से, भाई सिंगल पंच लिखो आप, सिंगल पंच से क्या करते हैं, ईंट पत्थर को तोड़ देते हैं। वो भी किसका एग्जांपल है, F प्रोपोर्शनल टू dp अपॉन dt। इतनी बात समझ में आ गई। चलें आगे, आगे की बात करते हैं बच्चा, देखें जरा। चलो जी, तो टाइप्स ऑफ फोर्स की मैं यहां पर लास्ट टॉपिक आपको और बता देता हूं। टाइप्स ऑफ फोर्स मैंने आपको बताया भी है, कितने तरीके का होगा, 2 तरीके का होगा। एक तो होता है पुश और एक होता है पुल। एक तो आप अंदर की तरफ को लगा सकते हैं और एक बाहर की तरफ को लगा सकते हैं। यही क्या होता है, टाइप्स ऑफ फोर्स होता है। आप इस मार्कर पर आगे की तरफ को फोर्स भी लगा सकते हैं और इस मार्कर को पकड़ के अपनी तरफ को खींच भी सकते हैं। यही कहलाता है आपको टाइप्स ऑफ फोर्स। समझ में आ गई बात बच्चा। तो आज हमने फोर्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की है ना। इसके टाइप को पढ़ा है, इसके फॉर्मूले को पढ़ा है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बल को निरूपित करता है गति का न्यूटन का कौन सा नियम, तो बताएं जरा। न्यूटन का दूसरा नियम बल को निरूपित करता है, याद रखेंगे आप। जड़त्व को निरूपित करता है कौन सा नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्रिया प्रतिक्रिया को डिपेंड कौन करता है, एक्शन रिएक्शन डिफाइन कौन करता है, तो याद रखेंगे बच्चा, एक्शन रिएक्शन को डिफाइन करता है न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ में आ गई बात। तो बच्चा लिखना ना भूलें आपको हमारी क्लास कैसी लगी, और जुड़े रहिए ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस के साथ और फुल सपोर्ट दीजिए जैसा भी आप देते आ रहे हैं, है ना बच्चा। और उन बच्चों तक हमारी बात जरूर पहुंचाएं जिनको हमारे से ज्यादा जरूरत है। ठीक है बच्चा, जय हिंद जय भारत।